दोस्तों, इस समय अगर मानवता का सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल कोई है तो वो सिर्फ यही है कि क्या हम लोग इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे अलावा भी कोई प्रजाति या फिर सभ्यता इस वक्त आकाश की ऊंचाइयों में सांस ले रही है और हमें देख रही है। हम चंद्रमा पर गए, हम मंगल ग्रह पर गए, सौर मंडल के बाहर भी गए और ब्रह्मांड के छोर में भी झांकने की कोशिश की, सिर्फ इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि क्या हमारे आसपास या हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर कोई जीव दूसरे छोर से सांस ले रहा है या सिर्फ हम अकेले ही इस ब्रह्मांड पर राज करने के लिए आए हैं। ये कुछ ऐसे अटपटे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम अरबों डॉलर्स हर साल खर्च कर देते हैं, लेकिन दशकों का समय और खरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी हमें आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है और ना ही इससे रिलेटेड कोई छोटा सा भी सबूत जिससे हम इस चर्चा के लिए ठोस निर्णय पर पहुंच सकें। कहावतों में कहा जाता है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग ढूंढ ही गलत जगह पर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो चलिए आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप कौन सा जीव देख रहे हैं उसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जीव का ढांचा आपको देखने में जरूर बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा होगा और हैरत की बात तो ये है कि ये जीव समुंदर से आया है और इस जगह से शुरू होता है हमारा आज का असली वीडियो। हम लोग पिछले कई दशकों से एलियंस को ढूंढने की हजारों कोशिशें कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश आज तक हम उन सभी में फेल हुए हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग पानी के अंदर पक्षियों को ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तविकता में एलियंस धरती पर ही मौजूद हों और हम बेफालतू में ही अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में छान रहे हैं। अब इस वीडियो में हम ऐसी बात नहीं करने वाले हैं कि ऐसा हो सकता है कि एलियंस हम लोगों के बीच में मौजूद हो या शायद हमारे बगल में ही कोई बैठा हो, बल्कि आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परग्रहियों की सभ्यता हमारे महासागरों के अंदर ही मौजूद हो। और चूंकि हम लोगों ने कभी महासागरों को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो इसी बात का फायदा उठाकर एलियन सिविलाइजेशन समुद्र के अंदर नीचे मजे से बैठी हो। साल 1970 से लेकर आज तक इस बात के बहुत सारे सबूत मिले हैं और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सबूत आपके सामने रखने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको भी इस बात पर धीरे धीरे यकीन होने लगेगा कि एलियन सिविलाइजेशन और कहीं नहीं बल्कि हमारे समुद्र के अंदर ही मौजूद है। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सवालों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस दहला देने वाले वीडियो को। वीडियो के सबसे प्रमुख प्रमाण के रूप में हम लोग आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके सच होने के दावेदार बहुत ज्यादा हैं। 3 जनवरी 1979 की एक रात को जब फिलिबिटो कार्डिनल्स 3 दोस्तों के साथ अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। कार के खराब होने के बाद जब वो चारों कार से नीचे उतरे तो अचानक उनके ऊपर एक बड़ी सी चीज आई और वो चीज फिलिबिटो को उठाकर किसी अनजान जगह पर ले गई। जमीन पर खड़े उन तीनों दोस्तों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। इसके लिए उन्होंने 10 मिनट तक पहले तो वहां स्तब्ध रहकर ये समझने की कोशिश की कि आखिर उनका दोस्त गया तो गया कहाँ। पहले उन्हें लगा कि उनकी आंखों को कोई भ्रम हुआ है, लेकिन जब तीनों ने आपस में सहमति बनाई और अपने दोस्त को ढूंढने के सारे अथक प्रयास किए तो उसके बाद उन्होंने अंततः पुलिस का सहारा लेने की ठानी। जब तीनों पुलिस को ये कहानी बताने गए तो पहले तो पुलिस ने भी उनकी बातों को किसी मजाक के रूप में ले लिया, लेकिन जब पुलिस वालों को भी उन तीनों की बातों में गंभीरता लगी तो उन्होंने अंततः उनके दोस्त को ढूंढने की कोशिश की। पुलिस जांच में जुटी ही थी कि लापता होने के 2 घंटे बाद ये खबर आई कि फिलिबिटो लापता होने की जगह से 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान हाईवे पर बेहोश लेटे हुए हैं। जब फिलिबिटो को जगाया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें पिछले 2 घंटे में क्या हुआ उसके बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन इस घटना के कुछ महीनों बाद जब हिप्नोसिस के जरिए उनके उस 2 घंटे के घटनाक्रम को जानने की कोशिश की गई तो जो वहां पर मौजूद लोगों ने सुना उस सच को जानने के बाद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने नींद में कही अपनी बातों में ये बताया कि उन्हें किसी अनजान उड़न तस्त्री द्वारा उठाया गया था और अंदर पहुंचने के बाद उनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें की गईं जिसको लेकर उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन सामने वालों की हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कोई परीक्षण किया जा रहा है।
कथित तौर पर परीक्षण पूरा होने के बाद उन्हें किसी छोटे राउंड ऑब्जेक्ट से बाहर भेजा गया और वो राउंड ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ही आसमान के ऊपर उड़ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं और तभी अचानक तेज गति से उड़ रहा वो ऑब्जेक्ट समुद्र के नीचे चला गया। उन्हें लगा कि शायद उस ऑब्जेक्ट का सिस्टम फेल हो गया है और वो समुद्र के अंदर क्रैश हो गया है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने सामने धरती से कम 200 साल आगे की सिविलाइज्ड टेक्नोलॉजी से भरी एक सिटी देखी। पहले उन्हें लगा कि उस शहर में वो इकलौते इंसान हैं और जिन परग्रहियों से उनकी अभी कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी, उन परग्रहियों ने फिलिबिटो का इस्तेमाल करने के बाद उसे मारने के लिए इस जगह पर भेजा है। लेकिन सच्चाई देखकर उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि एक लंबा सा ग्लास टनल पार करने के बाद वो एक कमरे पर पहुंचाया गया जहां पर उसके अलावा और भी कई इंसान मौजूद थे। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो सभी डिप्रेस्ड होने की बजाय मजे से पार्टी कर रहे थे। कुछ के हाथ में शराब थी तो कुछ अपनी अय्याशियों में व्यस्त थे, लेकिन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सभी इंसान अपनी इच्छा से वहां पर हों। फिलिबिटो को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं वो किसी माया जाल में तो नहीं फंसा है, और इसी बात का पता लगाने के लिए उसने पार्टी में मौजूद एक आदमी से बात की। आदमी से बात करने पर उसे पता चला कि वो शख्स लगभग 2 हफ्ते पहले खेतों में काम करते करते उठाया गया था और उठाए जाने के बाद उसे वहां पर लाया गया। फिलिबिटो के अनुसार उस शख्स ने यह भी बताया कि एलियंस ने उसे रुकने या जाने की चॉइस भी दी थी, लेकिन उसे इन लोगों के बीच इतना अच्छा लगा कि उसने रुकने का फैसला किया और इसीलिए वो वहीं पर रुक गया। पानी की और गहराई में जाने के बाद उसने और भी कई हैरतअंगेज चीजें देखी, जैसे फ्लाइंग सॉसर्स और हाईली एडवांस कंप्यूटर्स। लेकिन उन सभी दृश्यों को देखने के बाद उसके साथ क्या हुआ या वो 25 किलोमीटर दूर उस जगह पर कैसे आया, गहन हिप्नोसिस के बाद भी इस मेमोरी को नहीं एक्सट्रैक्ट किया जा सका। सवाल यह आता है कि क्या फिलिबिटो सच बोल रहे थे, और अगर हाँ तो कभी इन सभ्यताओं के बारे में पता क्यों नहीं चला। अगर आप हमारे चैनल से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं तो इतना तो आप सभी जानते होंगे कि हम किसी एक कहानी को सुनकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, इसलिए हमने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी और हम पहुंचे एक मशहूर और ट्रस्टेड सोर्स पर। वैसे तो हम इसे झूठा नकार सकते थे, पर हिस्ट्री टीवी 18 के मशहूर स्पेस साइंस शो एंशिएंट एलियंस में भी सीजन 6 के इस एपिसोड में ये बताया गया था कि 1970 और 1980 के दशक में नॉर्थ अमेरिका के पास वाले समुद्री तटों में लोगों ने ऐसी बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट की थी, जिसमें उन्होंने किसी अजीबोगरीब रोशनी को पहले आसमान में उड़ते देखा और उसके बाद वो रोशनी इतनी तीव्रता से समुद्र के अंदर चली गई कि हर किसी को ये किसी भ्रम की तरह लगने लगा। पहले तो इसे भ्रम माना गया, लेकिन जब एग्जैक्टली एक जैसी घटना 100 से भी ज्यादा लोग रिपोर्ट करें तो आप उस स्थिति में उसे महज एक भ्रम तो नहीं बोल सकते, और इसीलिए ये भी इस बात का एक ठोस सबूत है कि हो ना हो पानी के नीचे इंसानों से भी कई गुना आधुनिक दुनिया उपस्थित है। फिलिबिटो के केस के अलावा 30 नवंबर 1989 की रात को मैनहट्टन की लिंडा कर्टाइल ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था, जिसको विटनेस करने वाले कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट के ही कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे। और तो और 1978, 1986 और 1972 में भी ऐसी न जाने कितनी ही घटनाएं होती। अगर हम आपको पूरे विस्तार से बताने लगे कि उन लोगों ने समुद्र के अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस किया तो ये वीडियो एक मूवी का रूप ले लेगी, लेकिन ऐसी घटनाओं की संख्याओं से ही आप समझ लीजिए कि ये मामला कितना गंभीर है। जरा सोच कर देखिए कि हम लोग अंतरिक्ष में इतनी दूर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को बना चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी ही धरती पर 5% से ज्यादा ओशंस को क्यों नहीं एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि शायद नीचे मौजूद लोगों ने हमें उसे एक्सप्लोर करने ही नहीं दिया। मामला तो पूरी तरह दब ही गया था, लेकिन तभी शायद इस जीव का शव तैरते तैरते समुद्र के ऊपर छोर पर आ गया होगा, जिससे वापस से ये मुद्दा अचानक ही उठ गया और लोगों में जिज्ञासा ने एक नई पकड़ बना ली। सोशल मीडिया पर इस जीव का शव जोरों शोरों से वायरल हो रहा है और हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर ये जीव है कौन सा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक किसी छोटे से मीटेरॉइड को लेकर भी उत्सुक हो जाते हैं, वो इतनी बड़ी डिस्कवरी को लेकर अभी भी मौन है, जिससे अब तो हमें भी ये शक होने लगा है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। खैर,
आपकी समुद्र के नीचे की जीवन की उपस्थिति को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। इतिहास में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, तो वहीं कुछ ऐसे भी इन्वेंशन करने की कोशिशें की गई हैं जिनसे ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक नई दिशा मिल सकती है। सदियों से साइंटिस्ट एंटी ग्रेविटी फोर्स के बारे में पता लगाने की कोशिशें कर रहे हैं। यदि एंटी ग्रेविटी पावर की खोज कर ली गई तो ये अब तक की सबसे बड़ी खोज मानी जाएगी। हवा में यूएफओ का उड़ना हो या फिर प्राचीन सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए गए विशाल स्ट्रक्चर हों, आज कई ऐसे सबूत हमें देखने को मिल जाते हैं जिनसे पता चलता है कि एक समय पर इंसानों को एंटी ग्रेविटी के बारे में जानकारी रही होगी, लेकिन समय के साथ एंटी ग्रेविटी का फॉर्मूला इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। नासा ने साल 1992 में एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च करनी शुरू की थी। हालांकि अमेरिका ने इस पर 1950 के दशक में ही काम करना शुरू कर दिया था। कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि सुपर कंडक्टर और मैग्नेट के इस्तेमाल से एंटी ग्रेविटी पावर जनरेट की जा सकती है। अभी तक इस दिशा में कोई भी बड़ी उपलब्धि तो हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन एक शख्स ने इस दिशा में काबिले तारीफ काम किया है। रशियन साइंटिस्ट विक्टर स्टेपेनोविच ग्रेबेनिकोव ने करीब 3 दशक पहले एंटी ग्रेविटी का आविष्कार कर लिया था, लेकिन उनके आविष्कार को कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया गया। उन्होंने तो अपने इन्वेंशन के लिए पेटेंट भी फाइल करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। आखिर कैसे किया था उन्होंने एंटी ग्रेविटी का आविष्कार और क्यों सरकार ने उनकी सभी रिसर्च को मिटा दिया, आइए जानते हैं। दोस्तों, विक्टर का नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। वो एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने बिना किसी फैसिलिटीज के और बिना करोड़ों रुपए खर्च किए एंटी ग्रेविटी की खोज की थी। उन्होंने ये खोज सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करके किया था। विक्टर का जन्म सोवियत संघ के सिम्फेरोपोल शहर में साल 1927 में हुआ था। उनकी माँ एक नोबेल वुमेन थी और पिता एक मैकेनिक थे। बचपन से ही विक्टर को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने साइंस की फील्ड में पढ़ाई की और एंटोमोलॉजिस्ट बने, यानी वो साइंटिस्ट जो इंसेक्ट्स पर रिसर्च करते हैं। इसके अलावा वो एक पोएट और पेंटर भी थे। प्रकृति से उन्हें विशेष लगाव था। साल 1980 के दशक की बात है। वो एक दिन खाली मैदान में लेटे हुए थे, आसमान में सितारों को निहार रहे थे। अचानक उन्हें सिर में दर्द महसूस हुआ। उनके कानों में कोई आवाज गूंज रही थी, साथ ही उन्हें अपने मुंह पर कोई मेटेलिक टेस्ट आने लगा था। विक्टर हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब उन्होंने उस जगह की रिसर्च की तो पता चला कि जहां पर उन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था उस जगह के नीचे एक बी सिटी थी, यानी हजारों की संख्या में वहां मधुमक्खियां रहती थी। विक्टर को लगा कि उनकी तबीयत खराब होगी और इसीलिए उन्हें सिर दर्द की शिकायत हुई होगी, लेकिन पूरी तरह फिट होने पर और अलग अलग मौसम में अलग अलग समय पर वो उसी कैंप वाली जगह पर गए और हर बार उन्हें वही रिजल्ट मिले। विक्टर ने भी ये नोटिस किया कि उस जगह से 5 मीटर की दूरी पर सब कुछ नॉर्मल था, यानी एक स्पेशल पॉइंट पर ही कुछ अजीब एहसास हो रहा था। विक्टर के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और बी सिटी में से एक डेड बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का मरा हुआ छत था, वो अपने साथ लैब में ले आए। उन्होंने उस छत्ते पर रिसर्च करनी शुरू की। विक्टर ने जैसे ही अपना हाथ छत्ते के होल्स के ऊपर रखा तो उन्हें एक हीट महसूस हुई। अंदर से एक एनर्जी निकल रही थी। उनकी उंगलियां धीरे धीरे सुन्न होने लगी थी। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि थर्मामीटर, अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर, मैग्नेटोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर्स भी इस छत्ते के आसपास लाने पर काम नहीं कर रहे थे। पास में जब घड़ी रखी गई तो वो भी गलत समय बताने लगी थी। विक्टर ने छत्ते को मेटल शीट से कवर किया, लेकिन फिर भी नतीजा सेम रहा। उसके अंदर से एनर्जी लगातार निकलती रही। इस एनर्जी को विक्टर ने कैविटी स्ट्रक्चरल इफेक्ट यानी कि CSE नाम दिया। इसको लेकर उन्होंने कुछ आर्टिकल्स भी पब्लिश किए, लेकिन किसी ने भी उन पर ज्यादा गौर नहीं किया। उन्हें उम्मीद थी कि बड़े साइंटिस्ट का ध्यान इस पर जाएगा, लेकिन सभी ने उनके आर्टिकल्स इग्नोर कर दिए। विक्टर ने हार नहीं मानी और अपनी रिसर्च जारी रखी। साल 1988 में एक दिन वो बग के काइटन शेल पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने तभी 2 शेल्स को एक के ऊपर एक रखा। इन शेल्स को आप एक तरह का पंख भी कह सकते हैं। जैसे ही उन्होंने एक शेल को दूसरे के ऊपर रखा, एक शेल हवा में उड़ने लगा। कुछ सेकंड्स तक वो हवा में ही रहा। ये देख विक्टर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अनजाने में एंटी ग्रेविटी की खोज कर ली थी। विक्टर ने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया।
उन्होंने एक बॉक्स के नीचे बहुत सारे काइटन शेल्स को रखा और उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखने की कोशिश की। कप, प्लेट और मग जैसी रोजमर्रा की चीजें उन्होंने उस बॉक्स पर रखनी चाहिए, लेकिन वो सब हवा में उड़कर दूर जा गिरी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोर्स उन्हें ऊपर की ओर धकेल रही हो। विक्टर को अब यकीन हो गया कि उन्होंने एंटी ग्रेविटी की खोज कर ली है। वो एक एंटोमोलॉजिस्ट तो थे ही, अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च का सहारा लिया। कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि कुछ कीड़ों का साइज बड़ा होता है, जबकि उनके पंख काफी छोटे होते हैं। उनके पंखों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इंसेक्ट की बॉडी को हवा में उठा सकें। विक्टर ने बताया कि इस तरह के इंसेक्ट्स एंटी ग्रेविटी फोर्स की वजह से ही उड़ पाते हैं। सीएससी इफेक्ट की वजह से ही वो भारी बॉडी को हवा में उड़ा लेते हैं। विक्टर अब अपने एक्सपेरिमेंट को एक कदम और आगे ले जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसके नीचे हजारों काइटन शेल्स भर दिए। साथ में उन्होंने एक पोल और हैंडल भी उस प्लेटफॉर्म पर लगा दिया। अपने इस प्लेटफॉर्म को लेकर वो उसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें सबसे पहले BCT मिली थी। उस जगह पहुंचकर विक्टर अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए और वो अचानक हवा में उड़ने लगे। लोगों ने भी देखा कि हवा में कुछ उड़ रहा है, लेकिन उन्हें ठीक तरह से कुछ समझ नहीं आया। हैरानी की बात यह थी कि उड़ते वक्त विक्टर और उनके प्लेटफॉर्म्स की शैडो भी जमीन पर नहीं गिर रही थी। विक्टर ने फिर दावा किया कि उन्होंने ऐसा एक वाहन बना लिया है जो एंटी ग्रेविटी फोर्स से चल सकता है, और ये वाहन जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। अपने इस इन्वेंशन के लिए उन्होंने 1992 में पेटेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनकी पेटेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। जब उनसे उड़ते हुए प्लेटफॉर्म की फोटो मांगी गई तो विक्टर ने कहा कि उड़ते टाइम उनका कैमरा काम नहीं किया। सीएससी इफेक्ट की वजह से उनके कैमरे ने भी काम करना बंद कर दिया था। पेटेंट न मिलने पर भी वो निराश नहीं हुए और उन्होंने इसको लेकर एक बुक पब्लिश करने का मन बनाया। विक्टर ने अपनी जर्नी के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक उस बुक में लिखा और अपने एक्सपेरिमेंट्स की सैकड़ों फोटोज भी उन्होंने लगाई। सारी मेजरमेंट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में उन्होंने लिखा। लेकिन जब बुक पब्लिश करने की बारी आई तो पब्लिशर्स ने ढेर सारा कंटेंट उसमें से हटा दिया और सारी फोटोज को भी रिमूव कर दिया। पब्लिशर्स ने कहा कि इस तरह की अफवाहों को वो प्रिंट नहीं कर सकते। असल में सरकार ने पब्लिशर्स को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। सरकार का मानना था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा और आम लोगों के ये हाथ लग गया तो ये काफी पावरफुल और डेंजरस हो सकता है। साल 2001 में रशिया के महान साइंटिस्ट विक्टर का निधन हो गया, लेकिन अपने निधन के साथ ही वो कई ऐसे सवाल छोड़ गए जिनका रहस्य आज भी कोई नहीं जानता। नासा और अमेरिका मिलकर सालों से एंटी ग्रेविटी फोर्स के बारे में खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाए। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राचीन समय की आधुनिक सभ्यताओं को एंटी ग्रेविटी के बारे में जरूर पता होगा। स्टोनहेंज, पिरामिड ऑफ गिजा, माचू पिचू जैसी ढेरों जगह ऐसी हैं जिन्हें कैसे बनाया गया होगा, ये एक रहस्यमयी पहेली बनी हुई है। बिना मॉडर्न इक्विपमेंट्स के विशाल पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना और उन्हें कट करना इम्पॉसिबल माना जाता है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि एंटी ग्रेविटी फोर्स की मदद से ही वो विशाल पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते होंगे, और समय के साथ ये पावर इतिहास में कहीं विलुप्त हो चुकी है। मिस्र में कुछ ऐसी ही पेंटिंग्स मिली हैं जो बग की शेप की तरह नजर आती हैं। तो क्या एंशिएंट पीपल ने भी यही तरीका अपनाया होगा जो विक्टर ने अपनाया था? ये तो कोई नहीं जानता। वहीं कई लोग इन विशाल स्ट्रक्चर्स के निर्माण में एलियंस का हाथ बताते हैं। सच क्या है, इस बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एंटी ग्रेविटी फोर्स की खोज मुमकिन है? और अगर इसका आविष्कार कर लिया गया तो मानव सभ्यता पर इसका क्या असर होगा? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? हमें पता है हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन एक बिग बैंग के बाद हुआ है, और ऐसा नहीं है कि स्पेस में खाली एक ही यूनिवर्स है।
और भी यूनिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने ही यूनिवर्स में एक लिमिट तक देख पाते हैं। हम आज तक उस लिमिट से आगे नहीं जा पाए हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है। जब हम अपने ही यूनिवर्स को पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें दूसरे यूनिवर्स के बारे में क्या पता। कई लोगों के दिमाग में यह बात जरूर घूमती होगी, जैसे अर्थ पर हमारे जैसी सिविलाइजेशन रहती है, तो यह भी 100% श्योर है कि कहीं और दूसरे यूनिवर्स में किसी प्लेनेट पर हमारे जैसी सिविलाइजेशन या फिर हमारे से कई गुना ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी। भले ही हमारे पास इसका कोई भी एविडेंस नहीं हो, लेकिन आपने कई बार न्यूज और वायरल वीडियो में भी देखा होगा कि आसमान में कोई चमकती हुई चीज दिख रही है। इसे कई लोग एलियन से कनेक्ट करते हैं कि दूसरे प्लेनेट से कोई मिस्टीरियस चीज हमारी अर्थ पर आने की कोशिश कर रही है। शायद यह एलियंस ही थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे एविडेंस देंगे जिससे आपका विश्वास एलियंस में और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और शायद फ्यूचर में आपको एलियंस देखने को भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जो पहला एविडेंस है जिससे पता लगता है कि शायद एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। वह है नंबर 1, प्यूमा पंकारॉइस। इन खंडरों को कैसे बनाया है, यह साइंस के लिए आज भी एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल पजल है, क्योंकि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उस जमाने में इस तरह के खंडहर बना सके। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी को भी इसे बनाने में भारी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जबकि कहा जाता है कि इन खंडरों का निर्माण रातों रात कर दिया गया था। कोई परफेक्ट तरीके से यह नहीं जानता कि इन स्ट्रक्चर को कब बनाया गया था, और कई लोगों का अनुमान है कि यह 2000 से 17,000 साल पहले बनाए गए होंगे। कहा जाता है कि यह खंडहर इनका सिविलाइजेशन के समय में बनाया गया था। जब उनके राजा से पूछा गया कि यह खंडहर किसने बनाया, तो राजा ने कहा कि यह आसमान से कोई आया था जिसने यह बनाया है और हमारे लिए छोड़कर चला गया। सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर अभी तक इसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता लग पाया है। लेकिन इस बात पर काफी लोग बिलीव भी करते हैं, क्योंकि जिस जायंट स्ट्रक्चर को उन्होंने बनाया था उसका एक एक पत्थर 26 फीट ऊंचा और 100 टन भारी है। ग्रेनाइट पत्थर से बने यह एच शेप के पत्थर 13,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर कैसे ले जाए गए, और इनमें एक या 2 पत्थर नहीं थे, बल्कि कई 100 एच शेप के पत्थर थे। वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों पर रिसर्च शुरू की तो उन्होंने पाया कि इतनी सफाई से बने यह पत्थर के ब्लॉक हाथों से तो बनाया जाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। यह फिजिक्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उन पत्थरों के होल्स और उनके एजिस इतने शार्प हैं कि वह किसी मशीनरी टूल्स, डायमंड टूल्स या लेजर के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब रिसर्चर ने इन पत्थरों का कार्बन टेस्ट किया तो उन्हें पता लगा कि यह 27,000 साल पुराने हैं, लेकिन 1100 ईसा पूर्व यह इलाका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। पर यह किस वजह से डिस्ट्रॉय हुआ, इसका आज तक पता नहीं लग पाया है। कई लोग कहते हैं कि इसे एलियंस ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 2, भारत के छत्तीसगढ़ की गुफा में प्राचीन पेंटिंग। यह बात सन 2014 की है, जब छत्तीसगढ़ के बिस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग मिली। नासा और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की इन इन्वेंशन ने भारत में एलियन के रहने की बात कंफर्म कर दी। यहाँ मिली रॉक पेंटिंग में क्लियरली एक उड़न तश्तरी यानी UFO बनी हुई है। इसके साथ ही इस पेंटिंग से निकलने वाले एलियंस की ड्राइंग भी क्लियरली देखी जा सकती है, जो एक सिंपल ह्यूमन को एक स्ट्रेंज स्टिक के द्वारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हुए हैं। यह सेम बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी ने स्पेस सूट पहन रखा हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 साल पहले बनाए गए यह पेंटिंग यह क्लियर करती है कि यहाँ एलियंस आए थे, जो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 साल आगे हैं। नंबर 3, बोनापार्ट स्कल्स मिस्ट्री। 2012 में फ्रेंच वैज्ञानिक नेपोलियन स्कल की एग्जामिनेशन कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने ये एस्टोनिशिंग डिस्कवरी की, और यह डिस्कवरी उन्होंने इंसिडेंटली की थी, क्योंकि डॉक्टर आंद्रे डुबोइस एक पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर के सिग्नल को सर्च कर रहे थे, जो नेपोलियन के शॉर्ट स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन कर सकते थे।
इसी दौरान उन्होंने स्कल के अंदर एक टिनी प्रोट्रूजन को देखा। जब वैज्ञानिकों ने उसे और ज्यादा करीब से देखा तो उन्हें एक अनयूजुअल माइक्रोचिप मिली जो स्कल के अंदर 1/5 ऑफ एन इंच का हिस्सा है। चिप के चारों तरफ स्कल के ग्रोथ को देखते हुए रिसर्चर्स ने कंक्लूजन निकाला कि बोनापार्ट के यंग होने पर इसे इम्प्लांट किया गया होगा। रिसर्चर्स ने माना कि यह एक माइक्रोचिप थी, लेकिन यह बात सोचने वाली थी कि उस समय माइक्रोचिप कैसे आई, जबकि उस टाइम तक तो कोई भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो उनके स्कल में यह माइक्रोचिप आखिर आई कैसे? इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यह है कि बोनापार्ट 1794 की गर्मियों में लगभग 25 साल की एज में वह कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। क्या पता यही वो टाइम था जब किसी ने उनके स्कल में एक माइक्रोचिप इम्प्लांट की थी। अब उस टाइम हमारी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस तो थी नहीं, तो इसका साफ साफ यह मतलब निकलता है या तो हमारे प्लेनेट के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट की एडवांस सिविलाइजेशन ने ऐसा किया हो, या फिर शायद बोनापार्ट भी एक एलियन ही हो, क्योंकि अभी तक हमें एलियंस के लुक्स के बारे में कुछ नहीं पता है कि एलियंस आखिरकार दिखते कैसे हैं। क्या एलियंस बॉलीवुड मूवी कोई मिल गया की तरह दिखते हैं या फिर आमिर खान की पीके की तरह दिखते हैं? हमने सिर्फ फिल्मों से ही गैस किया है कि एलियंस किस तरह दिखते होंगे, मगर इस बारे में वैज्ञानिक क्या सोचते हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट साइमन कॉनवे मॉरिस का कहना है कि अगर अर्थ जैसे प्लेनेट और भी हमारे यूनिवर्स में हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनमें भी एवोल्यूशन उसी तरह ही हुआ होगा जैसे कि अर्थ पर हुआ है। इसीलिए शायद वह देखने में भी हमारे जैसे ही हो, और शायद वे हमारे से कई गुना ज्यादा एडवांस भी हो सकते हैं। नंबर 4, रैंडम ऑब्जेक्ट इन स्काई। आप में से बहुत से लोगों को फोटोग्राफी का भी शौक होगा। कई लोग अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं तो कई लोग नेचर की फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन कई बार हमारे फोटोज में कोई ऐसे रैंडम ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होते हैं। इसी तरह एक बार 23 जुलाई 2014 में लखनऊ के राजाजीपुरम नाम की जगह में एक बार एक लोकल बॉय सनसेट की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। तभी उसने एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को सन के आसपास घूमता हुआ देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई प्लेन होगा, लेकिन जब वह रैंडम ऑब्जेक्ट एक बड़ा ही यूनिक पाथ फॉलो कर रहा था तो उसे शक हुआ कि यह प्लेन तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। जिसके बाद उस लड़के ने उसकी बहुत सारी रैंडम पिक्चर्स क्लिक करके उसे इंटरनेट पर डाल दी, जिसके बाद वे पिक्चर्स इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। लेकिन उनके बारे में आज तक कोई भी क्लियर तरीके से यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वह रैंडम ऑब्जेक्ट आखिर था क्या। इसीलिए लोगों ने उसे भी यह मान लिया कि शायद वह कोई यूएफओ था जिसके अंदर एलियंस होंगे। नंबर 5, बियर फेस ऑन मार्स। जब ह्यूमंस कई बार सोचते हैं कि क्या धरती के बाहर भी लाइफ पॉसिबल है, अभी तक इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। रिसर्चर्स और वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इसी दौरान हाल ही में एक रिसर्च से प्रूफ हुआ था कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका की एजेंसी नासा के पास कई एविडेंस हैं जो यह प्रूफ करते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अमेरिका में एरिया 51 में एलियंस पर रिसर्च भी होता है। हालांकि अमेरिकन सरकार कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जो मार्स की फोटो बताई जा रही है। इस फोटो में भालू का चेहरा दिख रहा है। इस फोटो को देखने के बाद कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जानकारी के मुताबिक यह फोटो मार्स रिकंसेशन ऑर्बिटर ने ली थी, जिस टाइम यह मार्स से लगभग 251 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रहा था। इस फोटो पर कई लोगों के रिएक्शन देखने को मिले हैं। भालू के चेहरे को लेकर कई कंसेप्ट्स हैं। कुछ रिसर्चर का मानना है कि यह एक नेचुरल वे से हुआ है। यहाँ तक कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट में यह लिखा है कि नासा हमारे से बहुत कुछ छिपा रहा है। वहीं कुछ अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा है कि यह देखने में ऐसा लगता है जैसे इसको किसी एलियन ने बनाया हो। बाकी आपकी इस फोटो पर क्या ओपिनियन है, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यह थी आज तक की कुछ 5 ऐसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स जिनके जरिए ऐसा लगता है जैसे कि एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं। क्या आपका भी यही मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।